हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो आज मैं आपके लिए ट्रांसलेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले इसकी हिंदी देखेंगे। प्रेजेंट को हिंदी में आप लोग जानते ही हैं, वर्तमान कहते हैं, और परफेक्ट को पूर्ण कहते हैं, और टेंस को काल कहते हैं। कुल मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी है वो आपकी इस प्रकार से है कि वर्तमान पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तमान पूर्ण काल कहेंगे। इसी तरह से अब इसकी आपको रिकॉग्निशन मालूम होनी चाहिए, अर्थात आइडेंटिफिकेशन मालूम होनी चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन आप लोग जानते ही हैं, हिंदी में इसे पहचान कहते हैं। ठीक है, आखिर कैसे पहचानेंगे कि आपका कौन सा जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, या फिर वो परफेक्ट का है या नहीं है। जैसे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन में बताते हैं आपको। देखो, कभी भी सेंटेंस दिया गया होगा इस टेंस से संबंधित, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस में क्या पहचान करेंगे। देखो, हिंदी के इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है इत्यादि शब्द आते हैं। एवं मेन वर्ब के लास्ट में क्या आएगा आपको बताएं, आ ई ए की मात्राएं आएंगी। तो भी आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और हाँ, इसके साथ साथ आप ये जरूर देख लेना, घटनाक्रम वर्तमान काल में है या फिर भविष्य में या फिर भूतकाल में। अगर वर्तमान काल में है तभी तो परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और अगर वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। अगर घटनाक्रम पास्ट टेंस में अर्थात गुजरे हुए समय में है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। घटनाक्रम भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। इसके रूल्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आपके सामने लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मतलब स्किप करके मैं वीडियो बनाता हूं जिससे कि आपका समय बच जाए। ठीक है, हाँ तो देखें, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरह से है कि हिंदी के इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। एवं मेन वर्ब के अंत में आ ई ए आदि अक्षरों की जो ध्वनि है या प्रतिध्वनि है भी सुनाई देती है। ठीक है, इस तरह से। तो यही इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आपका जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ लोग इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, कुछ लोग इसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव को हिंदी में हम सकारात्मक कहते हैं, और सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो देखो, ये एक एजेक्टिव सेंटेंस का रूप है, क्योंकि एजेक्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव पार्ट, सेकंड नंबर नेगेटिव पार्ट। तो ये पहला पार्ट लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एजेक्टिव सेंटेंस का इस तरह से। और इसके जो रूल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि हिंदी के इन वाक्यों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का, तृतीय अवस्था का प्रयोग किया जाएगा मेन वर्ब की। और इसमें जो सेकंड रूल है वो इस तरह से है कि इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ही, सी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करेंगे? हैज का। चाहे ही, सी, इट हो या फिर सिंगुलर नाउन हो, आप हैज का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूल नंबर थर्ड कि इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आप कोई प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा होगा, जैसे कि यू, वी, दे, आई, या कोई प्लूरल नाउन दे रखा होगा, तो उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव का। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो यही इसमें कहा गया है। जैसे आइडेंटिफिकेशन में देखो, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, पिया है आदि शब्द एवं मेन वर्ब मुख्य क्रिया के लास्ट अंत में आ ई ए आदि अक्षरों की मात्राएं दी होती हैं, तथा कार्य वर्तमान काल में पूर्ण होना पाया जाता है। मतलब कार्य पूरा होना पाया जाएगा किस काल में? वर्तमान में ही। अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, वो इस तरह से है। रूल इसका है पहला, हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसे थर्ड फॉर्म को हिंदी में तृतीय रूप भी कहते हैं या तृतीय अवस्था कहते हैं। रूल 2 है ही, सी, इट या किसी सिंगुलर नाउन
एक वचन करता। सिंगुलर नाउन को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक वचन करता के साथ हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप सहायक क्रिया कहते हैं, कुछ लोग इसे ऑक्सिलरी भी कहते हैं, ठीक है। हैज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ या फिर ही शीट के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। रूल थर्ड है आपका यू वी दे आई या किसी प्लूरल नाउन अर्थात बहुवचन संज्ञा के साथ हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो हैव का यूज करेंगे आप, ठीक है। हैज का प्रयोग किया जाता है इस तरह से। अब इसके मैं आपके लिए फार्मूले और फॉर एग्जांपल भी बता देता हूं, ठीक है। इस तरह से आप देखें ना देखें। हाँ तो देखें आपका जो फार्मूला है जिसे हिंदी में सूत्र कहेंगे आप, वो इस प्रकार से है एसयूवी अर्थात शॉर्ट नेम है ये सब्जेक्ट का। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो ऑक्सिलरी है आपकी हैज या है अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद में आप एमबी थर्ड अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तृतीय रूप लिखेंगे, मेन वर्ब मुख्य क्रिया का तृतीय रूप। उसके बाद ओबीजे अर्थात ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस में अदर वर्ड कोई शब्द बच जाता है उसे लिख लेंगे, जैसे सुबह दोपहर शाम कल कोई ऐसे शब्द होते हैं इस तरह से, तो उनको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में फुल स्टॉप लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अर्थात उदाहरणार्थ आपके लिए दो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है तुमने अपना काम कर लिया है। अब देखो इसकी जो पहचान लिखे, देखो तुमने क्या हो गया, ये हो गया एसयूवी अर्थात सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और अपना काम ये पूरा क्या हो गया आपका ओबीजी अर्थात ऑब्जेक्ट हो गया। और कर लिया ये क्या हो गया एमबी थर्ड, एमबी थर्ड हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, सब्जेक्ट दे दिया आपका, ऑब्जेक्ट दे दिया आपका और एमबी थर्ड दे रखी है, अदर बटन नहीं दिया गया इसमें, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट को यू को लिखेंगे, क्योंकि तुमने की इंग्लिश क्या लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे यू, यू का बाई कैपिटल, क्योंकि जहां से सेंटेंस बनाना आरंभ करते हैं उसका पहले लेकर कैपिटल लिखा जाता है अर्थात बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो रूल नंबर किसका फॉलो करेंगे, थर्ड का। किसका फॉलो करेंगे, थर्ड का, क्योंकि यहाँ पर यू दिया गया है, ठीक है। यू दिया गया है, उसमें हमने कहा था कि यू वी दे आई या किसी प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। तो हैव का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे इसके साथ, हैव का। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से एक चीज हो गई। उसके बाद में एमबी थर्ड मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है कर लिया, काम करना, शुद्ध फॉर्म में क्या बोलेंगे इसे करना, करना क्या होता है डू, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है डन, ठीक है। यू हैव डन क्या अपना काम। यू के साथ मैंने कई टाइम बताया है आपको मेनी टाइम्स कि जो यू के साथ अपने की अंग्रेजी लगाओगे तो योर लगती है, क्या लगती है योर लिखी जाएगी यहाँ पर, तो आप लिख लें यहाँ पर योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। अब दिया होता है यहाँ पर तुमने अपना काम आज कर लिया है या आज तुमने अपना काम कर लिया है, तो यू हैव डन योर वर्क टुडे, इस तरह से कहते हैं। ये नेक्स्ट दिया गया है, देखो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, वह क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है नहीं। तो वह को आप लोग जानते ही हैं, हिंदी में हम या तो कह लो ही, ठीक है, नहीं वह आज बधाइयों चला गया है, ठीक है, ही कहेंगे। अब यहाँ होता वह आज बधाइयों चली गई है, तो कोई फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है ये सेंटेंस, तो ऐसे में हम ही ना लिख के क्या लिखते सी। तो अभी ये मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज हुआ है सेंटेंस, इसलिए हम इसे यहां लिखेंगे ही, ठीक है। तो ही लिख दिया। अब देखो यहां पर एसयूवी क्या हो गया ही, ठीक है, क्योंकि वह की अंग्रेजी ही होती है, ये सब्जेक्ट हो गया, चाहो तो यहां पर भी लिख लो एसयूवी। और आज हो गया ओडब्ल्यू अदर वर्ड हो गया ये आपका, बधाइयों क्या हो गया ओबीजे हो गया अर्थात ऑब्जेक्ट हो गया, और चला गया क्या हो गया एमबी थर्ड, ठीक है, मेन वर्ब हो गई, कहने का मतलब ये हुआ। तो वह आज बधाइयों चला गया है, तो वह की इंग्लिश ही हो गई, और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से एक चीज लिखेंगे, तो ही सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट है, इसलिए हम लिखेंगे हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लिखते हैं, प्लूरल के साथ
तो ही हैज, अब क्या लिखेंगे, हैज या हैव में से एक चीज हो गई, एम बी थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, चला जाना, मतलब जाना। तो गोन, गो की थर्ड फॉर्म गोन। लेफ्ट भी लगाते हैं बहुत से लोग, क्या लगाते हैं, लेफ्ट, क्योंकि लीव भी छोड़ देना है, चले जाना, ये पूछ कर जाना भी कहते हैं। तो ही हैज गोन, कहां को, बदायूं को, टू बदाऊं। ही हैज गोन टू बदाऊं, ऐसे कहेंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, टुडे, ऐसे इस तरह से, ही हैज गोन टू बदायूं टुडे, वह आज बदायूं चला गया है। लेकिन ही हैज गोन अवे भी कहते हैं बहुत से लोग, क्या कहते हैं, ही हैज गोन अवे टू बदायूं टुडे, इस तरह से भी कह सकते हैं सेंटेंस को और ज्यादा सुधार करने के लिए। तो इस तरह ये सेंटेंस बन गया आपका। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगा, प्लूरल के साथ हैव लग गया आपका, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे और अफ्लेक्टेड एक्सरसाइज के लिए ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इस तरह देखें, हाँ तो देखेंगे बी पार्ट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसे देखें। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव को आप लोग जानते ही हैं, हिंदी में नकारात्मक कहते हैं, कुछ लोग उसे निषेधात्मक भी कहते हैं। सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं। तो इसमें जो रूल है वो इस प्रकार से है कि हिंदी के इन वाक्यों में यदि नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नहीं अथवा कभी नहीं की अंग्रेजी नोट या नेवर के लिए आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद लिखते हैं। जैसे यहाँ पर भी बताया गया उसी प्रकार से, यदि हिंदी वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया गया हो तो नहीं अथवा कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी नोट या नेवर को हेल्पिंग वर्ब के हैज या हैव के बाद लिखा जाता है। फार्मूला है आपका कि एसयूवी अर्थात सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, अर्थात एक वचनकर्ता के साथ हैज लिखेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ हैव, प्लस में नॉट या नेवर, क्योंकि नहीं अथवा कभी नहीं दिया गया होगा इसलिए नॉट या नेवर लिखेंगे। उसके बाद एमबी थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, इस तरह से। फॉर एग्जांपल के लिए आपके लिए यहाँ पर दे रखा है, बे आगरा जा चुके हैं, तो बे की अंग्रेजी आप लोग जानते ही हैं, दे होती है, क्या होती है, दे होती है। उसके बाद में अब दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद में सॉरी यहाँ पर नोट नहीं बनाया, इसे नेगेटिव बनाना है, बे आगरा नहीं छोड़ दो यहाँ, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, वे आगरा नहीं जा चुके हैं, ठीक है। तो दे हैव नॉट, गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है, तो जाना गो होता है, तो दे हैव नॉट गोन टू आगरा, इस तरह से लिखेंगे आप और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है। तो वे आगरा नहीं जा चुके हैं, इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा दे हैव नॉट गोन टू आगरा, इस तरह से, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स हो गए, फॉर एग्जांपल्स हो गए और फॉर्मूले भी हो गए। इस तरह से जो जितने भी फार्मूलास लिखवाए हमने आपके लिए, तो सभी के लिए सही से याद करेंगे, ठीक है, और रूल्स भी याद करेंगे। देखो ट्रांसलेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है रूल्स और वर्ड मीनिंग। अगर आपके लिए रूल्स और वर्ड मीनिंग या फिर स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, जैसे ये स्ट्रक्चर फार्मूला कह लो या फिर स्ट्रक्चर कह लो, एक ही बात है, स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए आपको कि कहां पर क्या चीज हम पुट करते हैं। अगर ये भी नहीं मालूम होगा तो भी आप सही प्रकार से नहीं बना सकते। तो स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए आपके लिए, दूसरी चीज रूल्स मालूम होने चाहिए आपके लिए, तीसरी चीज वर्ड मीनिंग भी मालूम होनी चाहिए। यदि ये तीन चीजें मालूम है आपको तो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सरलता से कर सकते हैं। तो इस तरह देखेंगे, एक बार फोकस करते हैं सभी चीजों पर, ये देख लो अच्छी तरह से, और इसके लिए आपको अच्छी तरह याद भी करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन प्लीज। थैंक यू।